Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss guideline number 5, 6, 7, 8 and 9 for disconnection approach. Chapter Strategy Order of Events. प्रीवियस लेक्चर में हमने गाइडलाइन नंबर 1, 2, 3, 4 आई थिंक 5 को भी डिस्कस कर लिया था। गाइडलाइन हम ये जितनी भी गाइडलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, इन गाइडलाइंस का मतलब क्या है। इन गाइडलाइंस के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, ड्यूरिंग एनालिसिस विच बॉन्ड विल बी डिस्कनेक्टेड फर्स्ट। आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, आप उस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करना चाहते हो और उस कंपाउंड में किस फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्शन होगा, सबसे पहले किसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ये सब हम इन गाइडलाइन के थ्रू डिस्कस करते हैं। गाइडलाइन नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। गाइडलाइन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था। इन गाइडलाइन नंबर 5 states that as a last resort there is a trick to solve some difficult problems such as adding orthopara ग्रुप्स, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मैटर टू ईच अदर। हमने डिस्कस किया था कि ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि आपके पास दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और दोनों को आप मेटा पोजीशन पर लाना चाहते हो, बट ये डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कभी भी अपने आप से एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे नहीं आते हैं, वो एक दूसरे की रिएक्टिविटी के अपोजिट होता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक डमी अमीनो ग्रुप को ऐड करते हैं, जिसको रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू डायजोटाइजेशन एंड रिडक्शन। ये गाइडलाइन नंबर 5 थी। नाउ वी विल डिस्कस गाइडलाइन नंबर 6। Guideline number 6 states that look for substituents which are difficult to add. It is often good strategy not to disconnect these at all, but to use the starting material containing the substituent. गाइडलाइन नंबर 6 क्या कहती है? गाइडलाइन नंबर 6 ये बोलती है कि आपके पास कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट भी होते हैं जिसको ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है, तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी होती है उसको डिस्कनेक्शन के लिए, वो ये रहती है कि ऐसे कंपाउंड्स को आप रिमूव ही ना करो। ओके, इसको जो ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटीट्यूएंट होते हैं, उसको स्टार्टिंग मटेरियल में ही लेकर चल पड़ो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, जैसे कि फिनोल है। अगर आप फिनोल को डिस्कनेक्ट करने चलो, ये फिनोल है, डिस्कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि बेंजीन लोगे, बेंजीन से तो डायरेक्ट फिनोल बनेगा नहीं, FgI करके इसका क्लोरीनेशन करोगे, फिर क्लोरीनेशन के बाद फिनोल बनता है, फिर दोबारा से करोगे, फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH ग्रुप लेकर आना डिफिकल्ट था, इसलिए हम OH ग्रुप को डिस्कनेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या रहती है, डिफिकल्ट। दूसरी बात ये देखिए कि फिनोल हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है, तो हम फिनोल को ही एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेकर चलेंगे, ना कि बेंजीन को। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट भी होंगे जिसको रिमूव करना, जिसको ऐड करना, रिमूव करने की बजाय ऐड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें तो सिंथेसाइज भी तो करना है ना, एनालिसिस के रिवर्स। इसलिए इन सब्सटीट्यूएंट को हम ब्रेक नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। Now the guideline number 7. Guideline number 7 is an extension of guideline number 6. According to guideline number 7, look for a combination of substituents present in the target material. TM क्या है? Target material. And in a readily available starting material. Particularly if it would be difficult combination to set up. क्या बोला इसने कि आपके पास सपोज करो ये कोई भी एक P कंपाउंड टारगेट मटेरियल है, ठीक है, इसको आप डिस्कनेक्ट करते गए
और आफ्टर डिस्कनेक्ट आपने स्टार्टिंग मटेरियल बना दिया Q। अब P और Q के कुछ सब्स्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन बनाइए और ये देखिए क्या वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो या नहीं, या फिर क्या वो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है भी या नहीं, स्टार्टिंग मटेरियल के लिए वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, कैसे समझ में आएगा, एक बार इसके लिए एग्जांपल देखिए। जैसे आपके पास होता है सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसाइल एल्डिहाइड। एग्जांपल देखो आपके सामने है, सैलिसिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कब होता है, जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की जगह CHO होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सेटअप करना डिफिकल्ट होता है, तो इसको एज ए हम स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। एंथ्राइनलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, ऑर्थो पैरा मेटा कंपाउंड्स ऑफ डाइफिनोल्स, दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा क्रिशोल्स। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड्स हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात, इन सब्स्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन जनरेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड कब बनता है, जब हम नंबर ऑफ सीरीज में स्टेप्स करते हैं तब जा करके बनता है। तो अगर कोई कंपाउंड है वो ब्रेक होकर के सैलिसिलिक एसिड में आ गया है तो हम वहीं पर अपने रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है। नेक्स्ट डाइफिनाइल है, मेसिटाइलिन है, दिस इज मेसिटाइलिन। देखिए समझ में आएगा कि ये कंपाउंड कैसे गिवन है, एनालिसिस से समझेंगे हम इनको। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कंपाउंड नंबर 12, दिस इज कंपाउंड नंबर 12, दिस इज कंपाउंड नंबर 12। जो कंपाउंड नंबर 12 है इसका डिस्कनेक्शन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो कंपाउंड नंबर 12 है जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का रिलेशन तो हमें दिखाई देता है सैलिसिलिक एसिड में होता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे, फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन होगी असाइलेशन की। दूसरी बात, ये ग्रुप हम सैलिसिलिक एसिड के ऊपर ऐड करके भी ला सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप OH के पैरा पोजिशन पे है और कार्बोक्सिलिक के मेटा पोजिशन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड नंबर 12 का जो हमारा टारगेट मटेरियल है, डिस्कनेक्शन करेंगे तो कंपाउंड नंबर 11 आपको मिल जाएगा। सिंथेसिस देखिए अब इसका, ये आपके पास है कंपाउंड नंबर 11 जो कि क्या था आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फर्स्टली क्या कर देंगे हम, एसिटाइलेशन। फर्स्टली क्या करेंगे, एसिटाइलेशन। आफ्टर एसिटाइलेशन OH ग्रुप का होगा एसिटाइलेशन, तो ये बनेगा एसिटाइलेटेड salicylic acid. After that reaction with AlCl3, then there is formation of the target material. Now the guideline number 8. According to guideline number 8, avoid sequence which may lead to unwanted reactions at other sites in the molecule. आपके पास कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस भी हो सकती हैं जो एडिशनल रिएक्शन शो करती हैं, तो उन सीक्वेंस को आपको अवॉइड करना होगा। अवॉइड सीक्वेंसेस which may lead to unwanted reactions at other sites in the molecule. Thus नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका कि जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का आपने किया नाइट्रेशन, तो जब बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन करते हो तो आपको 50% अमाउंट में मेटानाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, 50% अमाउंट में मेटानाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा, जबकि ये 50%, ये 100% यील्ड में मिलना चाहिए था। ये देखिए ध्यान से, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, आपने इसका किया नाइट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को। तो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पे आ जाना चाहिए था नाइट्रो ग्रुप। अब अकॉर्डिंग टू दिस
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी अमाउंट 100% होनी चाहिए थी, बट ये 50% यील्ड में ही मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से बेंजोल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। दैट्स व्हाई you will get only 50% of मेटानाइट्रोबेंजोल्डिहाइड। तो हमें ऐसी जो साइड रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन से बचना होगा, उन रिएक्शंस को अवॉइड करना होगा। only 50% मेटानाइट्रोबेंजोल्डिहाइड since nitric acid oxidize aldehyde to carboxylic acid, aldehyde to carboxylic acid। one way around this एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे, इसका हमें इतना ही समझना है। ये आपकी गाइडलाइन नंबर 8 है। गाइडलाइन नंबर 8 के लिए एनालिसिस क्या होगा, सिंथेसिस क्या होगा, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही। ओके।